आप लोग की सदैव शिकायत रहती है कि हिंदू एक्टिविस्ट को कौन हेल्प करता है, हिंदू कॉजेज़ के लिए ग्राउंड पे कौन लड़ता है। जी हाँ, ग्राउंड पे लड़ने वाले बहुत हैं, लेकिन जो लोग ग्राउंड पे लड़ते हैं वो लीगल हेल्प चाहते हैं। देखिए, जो लीगल केसेस लड़ रहे हैं लोग, मंदिरों के लिए लड़ रहे हैं, परंपराओं के लिए लड़ रहे हैं, और तो और बहुत सारे लोग जो हैं वो जब ग्राउंड पर जाकर हेल्प करते हैं तब उनके ऊपर केसेस होते हैं। जो दूसरा इकोसिस्टम है, काउंटर इकोसिस्टम, वो लोगों के ऊपर केस करता है, तो उनको बचाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए चाहिए एक लॉयर्स की टीम, एक लॉयर्स का नेटवर्क, डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपेंसेस, कोर्ट फीस, और इस सब के लिए चाहिए एक लीगल फंड, और वही हम इस समय कर रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि ये पहला राउंड है जो कि 31 तारीख को समाप्त हो जाएगा, तो अब आपके पास अवसर है कि इसको आप किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ममता दीदी की आखिरी सांस भी टूट गई। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ममता दीदी को अभी भी विश्वास था कि वो हारी नहीं है, वो जीती हैं, और वो बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा कर रही थी। वो भी प्रतीक्षा कर रही थी और उनके जो एमपीज़ और एमएलएज़ हैं वो भी प्रतीक्षा कर रहे थे। कभी देख लें कि दीदी के दावों में कितना दम है कि जो दीदी कह रही हैं वो लगातार अंदर खाने, यानी अपने इनर सर्कल में ये बोल रही थी कि नहीं, नहीं, मेरी सारी सेटिंग हो गई है। और ये जो मार्को रूबियो आए थे कलकत्ता, वो यही मैसेज लेके आए थे, और मिशनरी ऑफ चैरिटी की, यानी कि मदर टेरेसा वाली जो मदर हाउस की जो नन्स थी, वो आके मुझसे मिली थी, और मैंने उनको कन्वे कर दिया था, और उधर से जवाब भी आ गया था। वो ये था कि आपके पक्ष में फैसला आ सकता है सुप्रीम कोर्ट से, और आपके पक्ष में ये फैसला आता है तो हम पूरा दबाव डाल देंगे, और पूरा दबाव डाल के आपको रिस्टोर करवा देंगे, और ये जो इलेक्शन हुआ है इसको नल एंड वॉइड घोषित किया जाएगा, और नल एंड वॉइड घोषित होने के साथ में सारे बांग्लादेशियों के साथ में हम इसका वापस इलेक्शन करवाएंगे, और जिसमें वो जो 27 लाख कटे थे वो भी शामिल होंगे, और जो आप गड़बड़ कर रही थी और नहीं कर पाई थी उसका भी हम समाधान कर देंगे। तो ये ममता दीदी जो थी, ये लगातार अपने फॉलोअर्स को बता रही थी, अपने अनुयायियों को बता रही थी कि भाई ये सब है, इसलिए तुम लोग जल्दी मत करो, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। वो बहुत कुछ होना बाकी है, उसमें सबसे पहला जो फच्चर लगा वो फालता से लगा, क्योंकि फालता में जिस प्रकार से पार्टी बिखरी उसको देख के तो जो डाई हार्ड्स भी थे, तृणमूल के बड़े-बड़े भक्त भी जो थे, वो भी घबरा गए। लेकिन आज वो जिसको बोलते हैं ना कि जो आखिरी तिनका था, ऊँट की पीठ का, यानी ये लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, वो भी हो गया, और आज एसआईआर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, और एसआईआर के ऊपर जो जजमेंट आया, उसने तो ईसीआई के हर कदम का इस बुरी तरह से डिफेंस कर दिया, इस ज़बरदस्त तरीके से डिफेंस कर दिया कि अब ममता दीदी के पास कुछ भी कहने को नहीं रह गया, और ममता दीदी के कम से कम आप ये समझिए कि काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में जो आवश्यक है 20 लोकसभा एमपीज़ वो छोड़ के जाने को तैयार है। समस्या केवल यही हो रही है कि भाई किसको-किसको नहीं लिया जाएगा, कि कीर्ति आज़ाद और शत्रुघ्न सिन्हा को लेने को तैयार नहीं है। वो 3 मियाँ भाई जो हैं, चाहे 4-5 जो मियाँ भाई हैं, उनको लेने को भी तैयार नहीं है। तो फिर ले दे के फिर सयोनी घोष को लेते हैं, तभी जाके वो पूरी संख्या बनती है, और सयोनी घोष से भारतीय जनता पार्टी वाले इतना अधिक रुष्ट हैं कि मामला बनता नहीं दिखता। और अब यदि 20 करने हैं तो वही सयोनी घोष को तो लेना पड़ेगा, शताब्दी रॉय को भी लेना पड़ेगा, 1-2 ऐसे और जो हैं उनको लेना पड़ेगा। मियाँ भाइयों को तो नहीं लेंगे। यूसुफ पठान को हो सकता है ले लिया जाए, पता नहीं, क्या पता, गुज्जू है भाई, और वहाँ का है भी नहीं, अगली बार उसको टिकट भी नहीं देना है। ऐसे लोगों को लिया जाएगा जो कि आगे के लिए टिकट की डिमांड नहीं करेंगे। लेकिन एसआईआर का ये जो जजमेंट है, इसने एक पूरे देश में जो पंचमक्कार जमात है, पंचमक्कार आप जानते हैं, कई बार आपको बता चुका हूँ, और पंचमक्कार में ख़ास तौर से ये जो लेफ्ट लिबरल मार्क्सिस्ट टाइप के जो लोग हैं, यानी कि प्रशांत भूषण, योया, ये तो पूरी तरह से सर के बल खड़े हो गए। योगेंद्र यादव तो नाचने लगे। नाचने लगे हैं, मतलब वो ये कह रहे हैं कि साहब कि ये जो जजमेंट है एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, ये एडीएम जबलपुर जैसा जजमेंट है। एडीएम जबलपुर एक जजमेंट इमरजेंसी में आया था, उसको बड़ा ही ख़राब जजमेंट माना जाता है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो राइट टू लाइफ था,
उस राइट टू लाइफ को भी एक प्रकार से सस्पेंडेड मान लिया था। अब एसआईआर वाले जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या? अव्वल तो सबसे पहली बात ये कर दी कि भाई पूरा का पूरा संवैधानिक अधिकार है ईसीआई को एसआईआर कराने का, और ना केवल संवैधानिक अधिकार है जो सेक्शन 21(3) है आरपी एक्ट का, आरपी एक्ट 1-2 है, उसमें जो सेक्शन 21(3) है उसके अंतर्गत भी, इसलिए जो कुछ भी उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए कराया है उसमें कहीं कोई गलती नहीं है। बिहार की जो एक्सरसाइज थी वो भी पूरी तरह से सही थी, जो बंगाल की एक्सरसाइज थी वो भी पूरी तरह से सही थी, और ये जो एक इनके ऊपर एक और चार्ज लगाया गया था, ये कहा गया था कि साहब कि ये जो कुछ भी कह रहे हैं ये बड़ा डिस्प्रपोर्शनेट है टू दी ऑब्जेक्टिव सॉट टू बी अचीव्ड, उसके बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट है, वो भी उन्होंने खारिज कर दिया कि नहीं ये कतई प्रोपोर्शनल है, किसी भी तरह से डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं है। और डिलीट करने का जो अधिकार है वो भी, डिलीट करने का अधिकार भी उनको दे दिया, कहा ये बिल्कुल डिलीट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन डिलीट करने से सिटीजनशिप ऑटोमेटिक नहीं जाएगी, एक राइडर लगाया उन्होंने, वो सिटीजनशिप फिर भी जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है वो उसको देखेगी, लेकिन वही बात है कि एक बार अगर डिलीट हो गया तो उसके बाद फिर सिटीजनशिप का जो स्टेटस है वो हो जाता है डामाडोल, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जिनके जिनके नाम एसआईआर में कट गए वो इस समय हाकिमपुर चेक पोस्ट पे बैठे हुए हैं और वहाँ पे अपने कागज़ों की जाँच पड़ताल करवा रहे हैं और अपने बायोमेट्रिक्स वहाँ पे दे रहे हैं, फेस स्कैन करवा रहे हैं, जिससे दोबारा वापस ना आ पाएँ। ख़ास तौर से जो सिटीज़नशिप समाप्त करने की बात है, उसमें भी काफ़ी कुछ डिटेल्स दे दी है, और ये कहा कि भई नाम कट जाने से नाम कट जाने से एक तरह के प्राइमा फेसी या एक प्रिलिमिनरी डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीज़नशिप का अधिकार है ईसीआई को। इसलिए वो नाम काट सकती है, लेकिन नाम काटने के बाद भी जो सिटीजनशिप का स्टेटस है, उसका डिटर्मिनेशन जो फॉरेनर्स एक्ट और सिटीजनशिप एक्ट के अंतर्गत जो अथॉरिटीज़ हैं, वो उसका निर्धारण करेंगी। तो रास्ता खोल दिया। मतलब एसआईआर में जिसका नाम कट गया है, उसकी सिटीजनशिप समाप्त करने का रास्ता भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया। तो इसको लेके नेचुरली बहुत ज़्यादा परेशानी है। अब तो जैसे योगेंद्र यादव ने कह ही दिया, योगेंद्र यादव तो अब ये कहते घूम रहे हैं कि साहब कि अब तो जो है डेमोक्रेसी बची ही नहीं। मैंने उनसे पूछ भी लिया कि यार असाइलम ले लो ना कहीं, भारत में तो अब डेमोक्रेसी बची नहीं तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो तुम्हारे हिसाब से जो है वो पूरी तरह से सरकार के अधीन आ गया है, सरकार के कहने पे ही चल रहा है। और यहाँ तक लिखा योगेंद्र यादव ने कि बताइए मैंने असिस्ट किया। योगेंद्र यादव के दिमाग इसलिए भी खराब हो गए कि योगेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार बोलने का अवसर दे दिया। उनको असिस्ट करने का अवसर दे दिया एज़ अ स्पेशल केस, जो कि वो नॉर्मली किसी को नहीं देते हैं एडवोकेट के अलावा। उसके लिए भी एप्लीकेशन वगैरह लगानी पड़ती हैं। योगेंद्र यादव को दे दिया, तो योगेंद्र यादव ने सोचा कि साहब कि वो तो बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हो गए। उनकी बात सुप्रीम कोर्ट ने सुन ली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुन के उनकी सारी बातें रिजेक्ट कर दी। इसको लेके उनको बहुत कष्ट है। प्रशांत भूषण का भी मैंने देखा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रशांत भूषण भी ये डिक्लेयर कर देंगे कि भई अब ये देश रहने लायक नहीं रहा। आरफा खानम भी डिक्लेयर करेंगी, सभा भी करेंगी, राणा भी करेंगी, बिल्कुल करेंगी, और सायमा तो करेंगी ही करेंगी। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये सारे लोग जो हैं वो मिल के अपील कर दें भाईजान लोगों से कि भाईजान लोगों, अब हिंदुस्तान उनके लायक नहीं रहा और वो तुरंत हिजरत कर जाएँ। इसलिए तो मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का एप्रिसिएशन करता हूँ कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने दूसरे दशक में 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में, यानी 1915 के आसपास, 1917 में शायद उन्होंने अपील कर दी थी कि भई ये जो है ये दारुल हर्ब है, यहाँ रहना बिल्कुल मुफ़ीद नहीं है। और कुरान की जो 2 ख़ास आयतें हैं, यानी कि 16.41 और मेरे ख़्याल से 4.97, तो ये कहती हैं कि साहब कि आपको यहाँ जहाँ पर काफ़िरों का राज हो वहाँ नहीं रहना चाहिए। एक तो ये कहता है कि जहाँ काफ़िरों का राज हो और वहाँ रहोगे तो दंड मिलेगा। और दूसरा कहता है कि जहाँ काफ़िरों का राज हो और वहाँ से निकल जाओगे तो इनाम मिलेगा। तो दोनों प्रावधान हैं, दंड और इनाम के। तो ऐसे में तो किसी को भी यहाँ रहना चाहिए ही नहीं। तो ये आरफा को तुरंत इस पर विचार करके और ये अपील खुद भी कर देनी चाहिए और आलम उलमा से भी करा देनी चाहिए। वैसे भी आप जानते हैं आजकल आलम उलमा जो है वो पूरी तरह से कुरान के बरखिलाफ़ जाने लगे हैं। यहाँ तक कि अरशद मदनी तक ने अपील कर दी कि भई गाय मत काटो। अब ये भाई
गाय काटना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। इनके बड़े जो थे आपके शेख सरहिंदी साहब कह गए थे कि गाय काटना जो है वो सबसे बड़ा काम है। आपकी नमाज और अजान से भी ज़्यादा बड़ा है कि आप गाय काटो। वो गाय काट के जो रौब आप गालिब करोगे हिंदुस्तानियों के ऊपर, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। तो इस तरह की कोई अपील कर नहीं रहा, बल्कि उल्टी-पुल्टी बातें कर रहे हैं कि नहीं, गाय नहीं काटनी चाहिए और हुज़ूर ने भी गाय काटने की ममानियत की है वगैरह-वगैरह। तो ये एसआईआर वाला जजमेंट इनके बहुत उल्टा पड़ रहा है और इसकी वजह से ये जो भगदड़ है, आज से आरंभ हो गई है। ये भगदड़ जो है, ये काकोली घोष दस्तीदार जो है, वो सारे पदों से रिज़ाइन कर चुकी हैं। उन्होंने कल 5 एमएलएज़ को साथ लेके और जाके एक एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में भी वो गईं, चीफ मिनिस्टर के साथ में। और ऐसा सुन रहे हैं कि उनके नेतृत्व में 20 जी हाँ, 20 जो एमपीज़ हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में स्विच करने के लिए तैयार बैठे हैं। मुझे पता नहीं कीर्ति आज़ाद किस तरफ जाएँगे। क्योंकि कीर्ति आज़ाद जो है वो तो कॉकरोच जनता पार्टी में भी शामिल हो गए हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी में अकेले शामिल हुए हैं तो सदस्यता उनकी वैसे भी जानी चाहिए। अब भाइपो और पिसी दोनों के दिन बहुत बुरे आने वाले हैं, बहुत बुरे आने वाले हैं। तृणमूल को टूटने की जो भविष्यवाणी की गई थी, वो अब शत-प्रतिशत सत्य होने वाली है और आज के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने उस मूवमेंट पर और तगड़ी मोहर लगा दी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।